नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो नई शुरुआत के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे मॉक की प्रैक्टिस पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। देखिए कि लिखा हुआ समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। तो भैया एक चीज़ याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं बॉडमॉस पे। किस चीज़ पे? बॉडमॉस पे। तो बॉडमॉस का रूल क्या है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर ऑफ सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी आपको पता होगा ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं, जनरली चार टाइप के होते हैं। एक बार ब्रैकेट भी आ जाता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। इसी में बार ब्रैकेट भी आ जाता है। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है का। तो उसके बाद का सॉल्यूशन होगा, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग हो जाएगा। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई। ए एडिशन, प्लस एस सब्सट्रैक्शन। तो अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। 8 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ इस पूरे की वैल्यू 4 आ जाएगी। 16 में से 4 चला जाएगा, 12 बच जाएगा। तो 12 इसी सीक्वेंस में जब मैं सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ऑफ है नहीं। डिवीजन हमारा सॉल्व हो चुका है, उसके बाद आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो 12 पंजे 60। पहले से वैल्यू 60 लगी हुई है, 60 और आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 60 60 आपका आ गया 120। 120 प्लस 3 130। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 को 2 से भाग कर देंगे, 4 आ जाएगा। 16 में से 4 चला जाएगा, 12। 12 पंजे 60, 60 60 120 और 3 123। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 123। और ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? 100। ये 123 और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये भिन्न पे आधारित प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा? तो दो भिन्न है, दोनों भिन्नों के बीच का अंतर निकालना है। अब आपको पता है कि अगर दो भिन्नों के बीच का अंतर पता है तो आपको उनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। तो 4/5 और 2/3 का अंतर आपको पता करना है। तो आप इसका अंतर पता करने के लिए क्या करेंगे? अगर आपके भिन्नों का जो हर है वो एक दूसरे से कट नहीं रहा है, इसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप जल्दी से करने के लिए एक काम कर सकते हैं। दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 या 15 क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 चौको 12 और 5 दूनी 10। तो 12 में से 10 चला जाएगा, दो बच जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 15। तो 2/15 जो है आपका इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो बेटा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर मान के चलिए मैंने पहले साल 10% की ब्याज के हिसाब से 10% का ब्याज लिया और एक साल में ये 10% है, तो 2 साल में ये सीआई कितना हो जाएगा? सीआई का बेसिस क्या होता है? सीआई ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। एक साल में अगर ये 10% लगता है तो 2 साल में ये कितना हो जाता है? 21% हो जाता है। 3 साल में कितना हो जाता है? 3 साल में ये हो जाता है 33.1%। तो उसी हिसाब से अगर आपसे बोला गया है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपको पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 21% होना चाहिए। अच्छा मूलधन हमारा कितना दिया है? मूलधन दिया है 1400 रुपए। अब आपको एक चीज और पता है कि जो मूलधन होता है ये अपने आप में 100% होता है। हर एक वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। तो ध्यान से देखेंगे 100% का मान जो है वो आपको बता दिया गया है कितना है? 1400 है। मैं बताऊं कितने गुना है? तो ये 14 गुना है। तो मैंने पूछा कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना बनेगा? 21% बनेगा। 21% कितने गुना हो जाएगा? 14 गुना हो जाएगा। 14 एकम 14 का 4, हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1
29,294 रुपए आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 2 साल का। ध्यान रखिएगा, इन चीजों को हम कैसे निकालते हैं, इनको हम सक्सेसिव तरीके से निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे अगर 10% की बात दी गई थी तो 10% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होती है। तो 1 साल में 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लग जाएगा। जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, 11/10 बनेगा। कहने का मतलब अगर मूलधन आपका 10 रुपए होता तो 1 साल बाद आपको रुपए कितने मिलते, 11 रुपए मिल जाते। ब्याज कितने का मिलता, 1 का मिल जाता। यही पैसा अगर 2 साल बाद उठाना था तो 11/10 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर 121 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आप अंतर देखेंगे तो 21 रुपए का ब्याज लग जाएगा। इसी बेसिस पे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 साल में अगर 100 रुपए होते तो ये 110 बन जाते और 10 रुपए का ब्याज लगता। 2 साल में अगर 100 रुपए होते तो 121 बन जाते और चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए का लगता, 21 रुपए का लगता। तो आप ये फ्रैक्शन कुछ याद कर लेंगे कि 10% ब्याज दर जब भी आएगी तो 2 साल में 21% बनेगी और 3 साल में 33.1% बन जाएगी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। 100% का मान 1400 है तो 21% का मान 14 गुना हो जाएगा 294। एक लाइन का आंसर होगा, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन में कंज्यूम नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो समीकरण को हल करने के लिए भैया ये दशमलव बेस्ड है। अब दशमलव बेस्ड में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इनको जोड़ते या फिर घटाते हैं तो दशमलव बेस्ड क्वेश्चंस में जब भी जोड़ा या घटाया जाएगा तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और जो जगह खाली होंगी वहां पे हम नंबर फिल कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए 9.87 दिया है, 6.54 दिया है और 3.21 दिया है। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1। तो लास्ट में 2 सब में ही दिया हुआ है। डबल डिजिट चेक करना पड़ेगा, डबल डिजिट में भी 2 डिजिट सब में सेम सेम है। देख लेते हैं कैसा क्या रहता है। 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1। तो देख रहे हैं आप, दोनों ऑप्शन सेम है। मैंने हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया है कि आप क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शंस पे एक बारीक नजर जरूर रखेंगे, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे। तो 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 10 और 6 3 9, 10 9 19, 19.62 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर दशमलव के बाद अगर कई सारे डिजिट्स ऐसे हैं जिनमें 2 संख्याएं दी गई हैं, कहीं पर संख्याएं ऐसी हैं जहां सिंगल डिजिट दिया गया है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। चलिए देख लेते हैं। अगर मान के चलिए कभी नंबर ऐसा दिया होता है 8.76 और दूसरा नंबर दिया होता है 6.3, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 9.87 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे 6 और ये आ जाएगा 3। जहां पे कोई भी डिजिट नहीं है वहां पे अपनी तरफ से 0 जोड़ लेंगे और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 6 15 1 16। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर क्या हो जाएगा, 19.62। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस बी प्लस 2a का मान क्या होगा। भैया ये देख लीजिए, इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया है, अलजेब्रिक टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन लिखा है बी माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, बी माइनस छोटा ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस मंझला ब्रैकेट बी माइनस ए माइनस बी और प्लस 2a का मान क्या होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें प्लस का बी और माइनस का बी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचता है वो बचेगा बी माइनस ए प्लस बी और माइनस, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा इस वाले पूरे ब्रैकेट को, तो यहाँ माइनस का भी बचेगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं बी माइनस ए और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा प्लस 2a ऐसे करके। चलिए तो बी माइनस बी माइनस, इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस का ए और माइनस का बी आ जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का बी माइनस माइनस प्लस का ए आ जाएगा प्लस का 2a। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ b बचा है और यहाँ 2a बचा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो b माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और माइनस का 2a हो जाएगा। तो b प्लस b कितने b हो जाएंगे, 2b माइनस 2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हैं, ये 2b माइनस 2a, ये पहला ऑप्शन आपका
आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी से बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बी माइनस माइनस, ओके 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 ओके। एक चीज की प्रॉब्लम आ गई है। एक चीज की प्रॉब्लम आ गई है, ये हमने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, बी माइनस ए प्लस बी हुआ है, और यहाँ माइनस लगने के बाद ये बी और ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का ए बचा है, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस का 2a आ जाएगा। तो अंदर जब सॉल्व करेंगे तो ये b माइनस का a माइनस का b, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और माइनस का a आ जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। यहाँ तक ये क्लियर है। तो प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका माइनस के 2a आ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस 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 का 2a हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपकी जो वैल्यू बचती है वो बचती है b माइनस माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितने आ जाएंगे, 2b आ जाएगा इसका आंसर। ये पहला वाला आंसर आ जाएगा। माफ करिएगा, वहां पे मैंने माइनस का साइन ध्यान नहीं दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, पेपर में जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर हम बाकी क्वेश्चंस को पहले डील कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में डील करते हैं, ताकि हमें जल्दबाजी में कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan45 प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan45 का जो मान है, tan45 का जो मान है वो कितना होता है, वो होता है 1। तो क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है वो पूछा है tan45 प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। तो आपको पता है tan45 की वैल्यू 1 अगर मैं लगा दूं तो 1/√2 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अंडर रूट 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, और ये बचेगा अंडर रूट 2। तो क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे फॉर्म में ना भी दिया होता तो हो सकता है आपसे इसमें अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करके भी पूछ सकता था, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं होता ऑप्शन में तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में दूसरे फॉर्म में भी आंसर दे दिया जाता। अंडर रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई भी कराया जा सकता था, तो ऊपर 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाता और नीचे 2 आ जाता। इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता था, हालांकि आंसर हमारा इस फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लिखा है यदि 432p1 संख्या 9 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। आपसे पूछा गया है आपसे जो पूछा गया है नंबर वो पूछा गया है 432p1, ये डिवाइड है 9 से। अब आपको पता होना चाहिए 3 और 9 में डिवीजन के लिए डिजिटल सम या डिजिट सम का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ऐसे जितने भी नंबर जिनमें जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वो सारी की सारी संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाती हैं। तो हम पहले जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 आ चुका है और इसको हमें भाग करना है 9 से। तो 9 से भाग होने के लिए 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 आ चुका है। अब आपको पता है 10 में कुछ जोड़ना है, 10 में p जोड़ना है, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड होने के लिए तो या तो ये 9 होता या तो 9 दूनी 18 होता। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 8 की कमी आ जाएगी, तो p की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। माफ करिएगा, पीपीटी जल्दी जल्दी में बनी है तो कुछ ऑप्शंस जो हैं आगे पीछे हो गए हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 432p1 किस संख्या से विभाज्य हो जाएगा, ये 8 9 से विभाज्य हो जाएगा, और p का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा ये पीपीटी जल्दी जल्दी में बनाई गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लूँगा, आने से पहले रिव्यू कर लूँगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सारे क्वेश्चंस में। आज के लिए थोड़ा सा अगर जो हो रही हैं चीज़ें उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लिखें अगला क्वेश्चन, देखें जरा। कह रहा है 9 सही 1/3, 19 सही 2/3, 20 सही 3/4, 9 सही 1/4 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा है 2 सही
1/3 सपोज कर लिए ऐसे लिखा है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3। बेसिकली डिवीजन कन्वर्ट किया जा सकता है होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन पर। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 और 1 7 करते हैं। सेम केस यहाँ भी जाता है, जब आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे 3 आता है, 3 2 जा 6 1 7। सेम तरीके से सॉल्व होता है, इसलिए कभी भी अगर ऐसे फॉर्म में नंबर लिखा है तो इसको हम एडिशन वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 और प्लस 9 सही 1/4 का मान क्या है। तो देख लीजिए बेस बेस इसमें बराबर है, जो जिन जिन नंबर्स में बेस बेस बराबर है हम उनको अलग अलग कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं 9 प्लस 1/3, आप इस नंबर को लिख सकते हैं 19 प्लस 2/3, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 3/4, इस नंबर को लिख सकते हैं 9 प्लस 1/4। तो अगर आप देख पाए तो ये नंबर और ये नंबर साथ में ऐड हो जाएंगे, 19 9 28 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, प्लस अगर आप ये देखें तो ये 20 और 9 29 आ जाएगा, प्लस आप इनका सॉल्यूशन देखिए 1/3 और 2/3। 1/3 और 2/3 को बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू सेम आ जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है तो बेस सेम आ जाएगा। तो ऊपर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3/1, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स आप इन दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं। प्लस अगर आप समझ पा रहे हैं तो 3/4 और 1/4 का मान भी 1 होगा। क्यों, 4 और 4 का लासा लेंगे 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होके ये पूरा कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका 29 प्लस 29 आ जाएगा, 29 प्लस 1 30 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो 59 आ जाएगा। बहुत जल्दी में सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आराम से करना है। मेरे ख्याल से उस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो आप इस नंबर को चेंज कर लेंगे होल नंबर और सम ऑफ द फ्रैक्शन पे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, कह रहा है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। वैसे कई सारी किताबों में इसके फॉर्मूले दिए होते हैं, बट मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको पता है पहली संख्या क्या होती है 1, दूसरी क्या होती है 3। अगर मैं पहली दो प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़ूं तो आपको पता है 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। 4 किसका स्क्वायर होता है भैया, 2 का स्क्वायर होता है। और अगर मैं 3 संख्या ले लूं तो 1 3 प्लस 5 आ जाएगा। अगर आप देखें तो 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 4 संख्या ले लूं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आ जाएगा। 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अगर आप पैटर्न पकड़ पा रहे हैं तो आप पैटर्न को जरा सा पकड़िए ध्यान से। यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड होके आ रहा है, संख्याएं भी कितनी हैं, 2 हैं। यहाँ संख्याएं कितनी है, 3 है। एडिशन जो उसका सम है वो भी 3 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ संख्याएं कितनी है, 4 है। एडिशन 16 आ रहा है जो कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब जितनी संख्याएं विषम संख्याओं में होंगी, ये 3 थी, ये 2 थी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं विषम ली जाएंगी और उनका योग किया जाएगा, उनकी संख्याओं का ही स्क्वायर जो होता है वो संख्याओं का योग हो जाता है। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो अप करते चले जाएं तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी कितना होगा, n स्क्वायर होगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया, इस चीज को आप याद रखेंगे। n संख्याएं हैं, n संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। तो अगर n संख्याएं ली जा रही हैं पहली विषम प्राकृतिक तो उनका योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। तो पहली 15 प्राकृतिक विषम संख्याएं जो अगर ली जाएंगी तो उनका योग कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को नोट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको हेल्पफुल करेगा काफी पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, नहीं पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कह रहा है रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 220 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। कितने कितने लगाए हैं, 150 रुपए और 120 रुपए एक निवेश किए हैं। रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। क्यों भाई रवि पैसा वापस क्यों ले लिया, ठीक है। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में एक अनुपात
दो अनुपात में साझा किया गया हो तो कितने महीनों बाद रवि ने अपना रुपया वापस ले लिया। भैया इस चीज को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, बट अब कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कई बार जब आप पार्टनरशिप में आते हैं किसी के साथ में भी, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, जब भी पार्टनरशिप में आएंगे तो जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप का वो डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। कहने का मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस अगर ग्रुप में है, कई लोगों के ग्रुप में बना हुआ है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है तो प्रॉफिट भी कम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मान के चलिए दोनों ही लोगों ने बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और एक ने 2 साल का टाइम दिया है बिजनेस में, एक ने 1 साल का टाइम दिया है, तो जिस बंदे ने 2 साल का टाइम दिया होगा उसको लाभ ज्यादा होगा, और जिस बंदे ने 1 साल का टाइम दिया होगा उसको लाभ कम होगा। अगर इन दोनों ही को मिलाते तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर हो जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। और अगर मुझे टाइम का रेशियो चाहिए, सपोज कर लीजिए मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अगर दो टाइम है तो मैं T1:T2 अगर निकालूंगा, T1:T2, तो ये P1/I1:P2/I2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो टाइम निकालने के लिए हम देखते हैं जरा। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपए का निवेश किया, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है दोनों का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं हम, T1/T2 इक्वल्स टू P1/I1 इज टू P2/I2। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेता हूँ। ये रवि है भाई साहब और ये है रश्मि। चलिए, रवि और रश्मि ने 150 रुपए और 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जीरो से जीरो कैंसिल, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो 3:4 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इनका जो प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया है भैया, और इनका जो प्रॉफिट है P1:P2, वो किस अनुपात में बांटा गया है, 1:2 अनुपात में बांटा गया। तो आपको पता है कि टाइम का रेशियो निकालने के लिए ऊपर आएगा प्रॉफिट का रेशियो, मतलब 1:2, ये आ जाएगा 1:2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3:4, 3:4 आ जाएगा। 1:3, और प्रॉफिट है आपका 2, और ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2:3। ये टाइम का रेशियो आ गया। इसके बाद इन्होंने बोला क्या था, रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। मतलब बिजनेस में टोटल कौन रहा होगा, 12 महीने तक बिजनेस चला है, रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया था कुछ महीने बाद। पूरे साल बिजनेस में कौन रहा, रश्मि रही है। हमारे अकॉर्डिंग रश्मि कितने महीने रही है, 3 महीने रही है, जबकि पूरे साल पूरा टाइम कितना है, 12 महीनों का। कितना टाइम है, 12 महीने का कितने गुना है, 4 गुना है, तो इसका भी टाइम 4×2 = 8 महीने। मतलब रवि जो है वो बिजनेस में कितने महीने रहा है, केवल और केवल 8 महीने रहा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ये 2 होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया हो, तो टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। फॉर्मूला हमारा क्या है, या कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट जो है वो टाइम और इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसको क्लियर नहीं हुआ है 2 बार में, एक बार में, तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेंगे, दोबारा समझ लेंगे बहुत अच्छे से, स्पीड थोड़ी सी स्लो रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है भैया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है। अब आपको पता है कि औसत जो होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में क्या आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स विल डिवाइड द सम ऑफ द टर्म्स। ओके, तो औसत जो हमारा दिया है वो कितना दिया है, 30 दे रखा भैया, 30 हमारा औसत हो गया। और पहली संख्या कितनी है, 18 है, दूसरी 27 है। पहली संख्या 18 है, दूसरी कितनी है, 27 है। तीसरी संख्या पता नहीं, मैं मान के चलता हूँ तीसरी संख्या मेरी ए हो जाएगी। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये 90 हो जाएगा। उधर अगर आप भेज के तो 8, 7, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 45 प्लस ए। तो दूसरी वाली संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। रीजन,
मैं देख पा रहा हूँ जोड़ने के बाद मेरा 45 प्लस ए आ रहा है। 45 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा सम 45 ही हो जाए? तो 45 में 45 ही जोड़ना पड़ेगा, और जो ऑप्शन है आपका ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है अगले अगले मॉक में बढ़ता चला जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। यदि सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है तो त्रिभुज की तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी ट्रायंगल की देखूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होती है। तो अगर ये कोण x मान लेता हूँ, ये कोण y मान लेता हूँ, ये कोण z मान लेता हूँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। इसने बोला है किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है यदि सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है। अच्छा, तो भैया पहला कोण मैं मान के चलता हूँ x जो है वो कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का हो गया। और इसने बोला है कि दूसरा वाला जो कोण है वो सबसे बड़े कोण, और सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। 80 डिग्री से कितना कम है भैया मेरे? 80 डिग्री से 40 डिग्री कम है। तो अगर 80 से 40 डिग्री कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 40 डिग्री बचेगा। तो अब मुझे बताइए, आपको त्रिभुज के दो कोण पता चल चुके हैं, एक 80 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। दोनों को जोड़ देंगे कितने डिग्री आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कह रहा तीसरा कोण याद कीजिए। तो z की वैल्यू निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 से मैं कितना माइनस कर दूंगा? दोनों कोणों का योग 120 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। जिसमें से आपका सबसे बड़ा कोण जो है वो 80 डिग्री का दे रखा था। इन्होंने बोला कि जो दूसरा कोण है वो सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। तो 80 से 40 हमने माइनस कर दिया, 40 बच गया। हमें पता चल गया कि दो कोण जो है वो 40 और 80 डिग्री के हैं, जिनका सम कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। तो अगर 180 में से 120 माइनस कर दे तो तीसरा कोण हमारे हाथ में आ जाएगा, जिसका मान कितना है? 40 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 100 में ऐसी कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखते हैं भैया। अगर नंबर छोटा है तब तो काम चल जाएगा कि आप डायरेक्ट कर लेंगे कि 100 के नीचे नीचे 6 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? आपको पता है 96 है। तो 96 में प्लस 6 कर देंगे, 102 आ जाएगा। तो 100 से जस्ट बड़ी 102 संख्या 2 से भाग 6 से भाग होने वाली है। इसका मतलब किससे भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर नंबर बड़ा है तो डिजिट लगा लेंगे। डिजिट लगाने का मतलब क्या है? डिजिट लगाने का मतलब ये है कि अब आपको पता है कि 100 ऑप्शन उठाते हैं, जैसे 6 है तो 6 से भाग होने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए। तो 2 से भाग होने के लिए संख्या का आखिरी इकाई का अंक भी सम होना चाहिए। 2 से भाग होने के लिए संख्या का इकाई का आखिरी अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो भैया 5 तो जुड़ेगा नहीं, 3 भी नहीं जुड़ेगा, तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो अगर मैं देखूं, दो ऑप्शन मेरे पास बच गए, 2 और 4। तो मैं पहले अगर 102 लिख दूं और 104 लिख दूं, तो 102 तो हमारा आंसर है, वैसे भी हम जानते हैं। पहले 104 चेक कर लेते हैं। मैं सारे डिजिट्स को जोड़ूंगा तो 4 और 1 5, जो कि 3 से कटेगा नहीं। तो 104 ऑप्शन में नहीं है। हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 102। तो अगर छोटा नंबर है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर 4 डिवीजन लगा के भी चेक किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज है का योग क्या होगा? भैया 7 का गुणज है का मतलब क्या हो गया कि 7 दूनी 14, यहाँ 21, और कहाँ तक चला जाएगा ये? 14 सत्ते 98 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? 14 सत्ते 98 तक चला जाएगा। ये सब 7 का गुणज है, इनका योग निकालना है। अच्छा, एक चीज अगर आप देख पाए तो मुझे अगर सबका योग निकालना है तो इन सब में ही कॉमन क्या है? 14 सत्ते 98 तक चला जाएगा। सब में 7 कॉमन है। अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3
प्लस डैश 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 14 सत्ते 98, 14 बचेगा। अगर आप इस टर्म को देख पाए तो ये क्या है, ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो एक फॉर्मूला लिख लेंगे, पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2, n+1/2। तो यहाँ अगर मैं देख पाऊँ तो 7 तो मैं अलग कर लूंगा, यहाँ मेरे पास संख्याएं कितनी है, 14 है। इनका अगर मैं योग निकालूंगा तो ये हो जाएगा 14, 14 एक 15 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, लास्ट में 45 आएगा। हालांकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है। चलिए 7 सत्ते 49 गुणे 15, 7 सत्ते 49 गुणे 15। भैया मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप ऐसे कर लें, या तो अगर आप देख लें कि अगर ये 50 होता कम वक्त, अगर ये कम वक्त 50 होता तो 15 पछे 75, 15 पछे 75, 750 आ जाता। लेकिन एक डिजिट कम है तो मैं एक 15 कम कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 735 आ जाएगा। या तो आप पूरा पूरा भाग कर लेंगे या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट किया जा सकता था कि 15 नवैया 135, 15 चौका 60 और 3, 735 आ जाता। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि अगर इसको 50 मान लूँ, मैं 49 को 50 मान लूँ, तो 15 पचे 75, 750 हो जाएगा। 15 50 बार ना गुणा होके एक बार कम गुणा हुआ है तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा, 750 से 15 माइनस कर दूंगा, 735 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। पहली n प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, n+1/2। ऐसे ही करके हम बीच बीच में सारे ही फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट डाटा मिलता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1d1h1/w1 बराबर m2d2h2/w2। ये फॉर्मूला किन चीज़ों पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है कि अगर कुछ आदमी कितने घंटे काम करके कुछ दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं, तो आदमियों की संख्या बदल दी जाए, दिनों की संख्या बदल दी जाए, आपसे घंटों की संख्या पूछ लेते हैं। मतलब इन 3 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें या 2 चीज़ें या एक चीज़ दे के सामने सामने से कैलकुलेट हो जाएगा। आपसे क्या बोला है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे काम कर रहा है, H1 कितना हो गया, 6 हो गया। कितने दिन काम कर रहा है, 24 दिन काम कर रहा है, D1 कितना हो गया, 24 हो गया। फिर क्या बोला आपसे कि काम को 18 दिनों में खत्म करना है, दूसरे D2 की वैल्यू 18 हो गई, कितने घंटे यानी H2 की वैल्यू हमें निकालना है कि कितने घंटे काम करेगा। तो 6 त्रिक 18 3 बट 24, H2 बराबर कितने घंटे प्रतिदिन आ जाएगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम आ जाएगा। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम चलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 घंटे प्रतिदिन रमन काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। चलिए देखते हैं, ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में कर सकता है। अच्छा देखिएगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैं डालने वाला हूँ, थोड़ा सा कायदे से समझ लीजिएगा। कह रहा है समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अब अगर मैं कार्य को कर दूं फिक्स, मैंने कार्य को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कार्य को जब मैं फिक्स करूंगा तो समय और क्षमता जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब उल्टा रिलेट करेंगे। कहने का मतलब अगर समय आपका ए अनुपात बी है, टाइम जो है ए अनुपात बी है, तो जो इफिशियंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, वो क्षमता आ जाएगी बी बटे ए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि समय आप जब बढ़ाओगे तो क्षमता कम होगी, या फिर मैंने कहा कि क्षमता अगर मैं कम कर दूंगा तो समय बढ़ेगा, अगर क्षमता मैंने ज्यादा कर दी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो किसी काम को करने में कम टाइम लगाएगा, वहीं पे दूसरा आदमी अगर 3 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगाएगा। तो क्षमता जब जब कम होती है इंसान की तो समय बढ़ जाता है, और क्षमता जब जब ज्यादा होती है तो समय कम हो जाता है। उसी के बेसिस पे हमने कहा कि टाइम और क्षमता का जो रिलेशन है वो क्या है,
कि टाइम का अनुपात अगर ए अनुपात बी हो गया तो क्षमता का अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, वैसे वर्षा चलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 50% अधिक है, सॉरी बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी की क्षमता ए की कार्यक्षमता से, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं क्षमता, बी की कार्यक्षमता ए की क्षमता से 50% अधिक है। तो ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की 150 हो जाएगी, 50 तियां 50 दूनी। कहने का मतलब क्षमता का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। तो समय का जो अनुपात भैया होगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3। अगर ए को 3 दिन लगेंगे तो बी को 2 ही दिन लगेंगे। अब ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा था, 16 दिन में कर पा रहा था। तो हम ये कह रहे हैं 3 का जो मान है वो 16 दिन, सॉरी 48 दिन दिया हुआ है, 48 दिन दिया हुआ है। ए का जो मान है वो 48 दिन दिया हुआ है। कितने गुना है ये, 16 तिया 48 होता है। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 16 दूनी 32 दिन लग जाएंगे भैया, 32 दिनों में ये पूरा काम निपटा देगा। तो 32 दिन हमारे आंसर हो जाएंगे कि 32 दिन में ये काम निपट जाएगा। आई होप मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि कार्य जब भी फिक्स हो, कार्य दिया गया कार्य दोनों ही लोग कर रहे हो और कार्य हमेशा फिक्स हो, तो उस केस में समय और जो क्षमता होती है ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है। कहने का मतलब टाइम का अनुपात अगर ए अनुपात बी होगा तो क्षमता बी अनुपात ए हो जाएगी। तो उसी बेसिस पे हमने परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, अनुपात में फ्रैक्शन आ गई 3:2 क्षमता की, तो समय 2:3 पलट जाएगा। 3 का मान 48 दिया था, 16 गुना, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। पेपर में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। ये आप विदिन 10 to 15 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओहो, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। अच्छा भाई, ऐसा क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। अच्छा, उसका परिमाप कितना दिया है, 70 दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1D फिगर है, मतलब परिमाप जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई अगर 4 है और चौड़ाई 3 है तो हम इनके साथ में एक वेरिएबल डाल देते हैं, 2 गुणे 4x प्लस 3x। और इसका मान जो आपको दे रखा है वो कितने मीटर का दे रखा है, 70 मीटर का दे रखा है। तो 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 आ जाएगा। 4×3 = 7, x बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 से काट दोगे, x का मान कितना आ गया, 5 मीटर। तो x का मान आ गया 5 मीटर। लंबाई जो हमारी दी गई थी, लंबाई हमारी दी गई थी 4x, तो 4 गुणे 5, 4×5 = 20 मीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई हमारी दे रखी है, चौड़ाई हमारी दे रखी है वो 3x, मतलब 3 गुणे 5×5 = 15 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी जा सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तरीका और है सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है कि आपको पता है कि ये 2D फिगर है और इसमें जब भी कोई वेरिएबल डाला जाएगा तो यूनिट सिंगल रहेगी, ठीक है। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ, 4×3 = 7, 4+3 और गुणे में 2, यूनिट्स सिंगल डिजिट है तो इसको डायरेक्ट 70 के बराबर लिख सकते हैं। 4×3 = 7, 2 4×3 = 7 दूनी 14, 70 के बराबर हो जाएगा। 14×5 = 70। एक यूनिट का मान कितने मीटर के बराबर आ गया, 5 मीटर के बराबर आ गया। तो आप सीधे सीधे यहीं पे 5 का गुणा कर देते, 4:3 दिया था, अब यहीं 5 का गुणा कर देते, 5×3 = 15 मीटर। ये भी कॉन्सेप्ट आपका काम कर जाएगा 1D फिगर में। 2D में होता तो x² आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, बेसिक वाला और एडवांस वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। इसकी स्लाइड मैंने रिव्यू नहीं की। कल अगली क्लास में जो भी आपको स्लाइड मिलेगी उसमें सारे ही क्वेश्चन रिव्यू होके मिलेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, छूट प्रतिशत क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि मोस्टली 90% केसेस में क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं, और जो छूट है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, वो अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होती है। तो जैसे एमपी हमारा दिया गया है और इसको हमने बेच दिया एसपी पर, किसी सेलिंग प्राइस पर, मान के चलते हैं डी डिस्काउंट पर, डी रुपए का डिस्काउंट पर। तो डी परसेंटेज छूट का जो प्रतिशत होता है वो क्या हो जाता है,
डिस्काउंट रुपए में अपॉन में एमपी यानी अंकित मूल्य गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारा छूट प्रतिशत का फार्मूला आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 650 रुपए की चीज है, 650 रुपए की चीज है भैया, और कितने की बेच दी गई है, 585 रुपए की बेच दी गई है। तो कितने रुपए छोड़ दिए गए, 50 रुपए यहाँ छोड़ दिए गए, 15 रुपए वहां छोड़ दिए गए, 65 रुपए आपने छोड़ दिए। अच्छा 65 रुपए छोड़ दिए, कितने पर छोड़ दिए, 650 पर छोड़ दिए, 650 पर छोड़ दिए, 65 रुपए गुणे में कितना, 100 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 65 एकम 65, कितने परसेंट की छूट दे दी गई है, 10% की छूट दे दी गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। याद है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये देखिए एक चीज, यहाँ एक है भैया, ये का होगा, एक वस्तु, एक इफ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से दोगुना है। अच्छा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाभ है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, और जो छूट है वो किस पे दी जाएगी, वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो इन्होंने हमसे बोला है कि लागत मूल्य मतलब सीपी, और ये हमारा हो गया एमपी। जो इसका अंकित मूल्य है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से दोगुना है, तो लागत मूल्य में मान के चलता हूँ 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, दोगुना है। ठीक है भाई, इन्होंने बोला है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु की छूट प्रतिशत क्या होगा। अच्छा भैया 30% का लाभ प्राप्त करना है तो 30% का लाभ तो क्रय मूल्य पर मिलेगा, और 100 का 30% 30 ही होता है, यानी हमें बेचना कितने में पड़ेगा, वस्तु को 130 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य का दोगुना है, और अगर लागत मूल्य आपका 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अच्छा 100 रुपए वाली चीज पर इन्होंने प्रॉफिट कितने का ले रखा है, 30% का ले रखा है, तो 100 पे 30% का मान 30 हो जाएगा, 100 पे 30% जोड़ देंगे, कितने रुपए की बिक जाएगी वस्तु, 130 की बिक जाएगी। लेकिन इन्होंने हमसे ये चीज पूछी नहीं है, हमसे पूछा है कि छूट प्रतिशत कितने की है। तो भैया बताइए 200 रुपए का अंकित मूल्य 130 रुपए की बिक रही है, कितने रुपए छोड़ दिए इन्होंने, 60 रुपए छोड़ दिए इन्होंने, मालिक ने। तो 60 रुपए छोड़ दिए, कितने रुपए पर छोड़े, 200 रुपए पर छोड़ दिए। प्रतिशत के लिए फिर से वही कहानी, इंटू 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 2 से काट देंगे, 30% छूट आ जाएगी। कितने परसेंट की छूट आ जाएगी, 30% की छूट आ जाएगी। तो भैया 30% का लाभ लेने के लिए 30% की ही छूट इन्होंने दे दी है। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है ये। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, रेशियो का क्वेश्चन है, 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। अच्छा भैया एक चीज समझिएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, और दोनों में से ही मैंने सेम वैल्यू घटा दी, बात को समझिए। सपोज करिए, इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ, कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक मिश्रण दिया गया है, जिसमें 10 लीटर मैं मान के चलता हूँ पानी है, और 40 लीटर ले लेते हैं, 40 लीटर मिल्क है। अगर मैं दोनों को 5 और 5 में हटाऊं, तो पहले जो भी अनुपात था, अनुपात क्या था, 1:4, तो पहले जो भी अनुपात था उसी अनुपात में चीजें बचेंगी, या फिर मैं कहूँ डिफरेंस बराबर ही रहेगा। मान के चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए मेरे हाथ में, इस हाथ में 20 चीजें हैं, इस हाथ में 12 चीजें हैं, तो पहले से अंतर कितने वस्तुओं का है, 8 वस्तुओं का है। 20 इस हाथ में, 20 12 इस हाथ में, दोनों ही हाथों में जो वस्तुओं का अंतर है वो 12 का अंतर आ जाएगा, 8 का अंतर आ जाएगा। अगर मैं इसमें से भी दो वस्तुएं हटा दूं, तो 20 वस्तुएं पहले से थी, दो वस्तुएं हटा दी, 18 बचा। इसमें 12 वस्तुएं थी, दो वस्तुएं हटा दी, 10 बचा। अभी भी अंतर कितने का है, 8 का है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दो चीजों से अगर समान वैल्यू घटाई जा रही है, तो उन वस्तुओं के बीच में जो अंतर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ 5:3 है, और दोनों में से 9 घटाया गया, अनुपात कितना हो गया, 9:5 हो गया। तो जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे अंतर दिख रहा है 2 का, यहाँ अंतर मुझे दिख रहा है 4 का। ये तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। अगर आप दोनों में से बराबर बराबर वस्तुएं घटाएंगे, या दोनों में से बराबर बराबर मान घटाया जाएगा, तो दोनों का अंतर जो आएगा, दोनों ही चीजों में अंतर जो होगा वो तो समान होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस अंतर को बराबर करूंगा। अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर 2 है, नीचे 4 है।
आप ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का ही अंतर अब हो गया बराबर। यहाँ भी 4 का अंतर आ गया, यहाँ भी 4 का अंतर आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इस वस्तु में से एक घटाया गया, इसमें से भी एक घटाया गया, इसमें से भी एक घटाया गया है, उसमें से भी एक घटाया गया, जो कि वास्तव में कितना घटाया गया है, 9 घटाया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान जो है वो कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। क्या पूछा है, कह रहा दोनों संख्याएं कितनी है, दोनों संख्याएं कितनी है। तो भैया देखिए जरा, पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या 10 थी, तो एक का मान अगर 9 है, 9 गुना, तो ये भी 9 गुना होगा, नछाक 54 हो जाएगा। और ये भी कितने गुना होगा, 9 गुना होगा, 10 नवैया 90। तो 90 और 54, 90 और 54 ये दो संख्याएं हमारी इनिशियली थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ही संख्याओं का अंतर, जो पहले से अंतर है वही मेंटेन रखना है। अगर अंतर बराबर नहीं हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी एसपी एमपी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आरआरबी ग्रुप डी वगैरह क्वेश्चन पेपर में। कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के एसपी के। तो अगर मैं सीपी बटे एसपी करूँ, सीपी बटे एसपी, एसपी नीचे ले जाऊँ तो ऊपर 15, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी अगर आपका क्रय मूल्य 3 हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि भैया 3 रुपए का खरीदा है, 2 रुपए का बेच दिया, 3 रुपए का खरीदा, 2 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का घाटा हो गया। 1 रुपए का घाटा कितने पर हो गया, 3 पर हो गया। अच्छा 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 33 सही 1/3%। 1/3 का परसेंटेज क्या होता है, 33 सही 1/3% की जो है वो हानि आ जाएगी। तो 33.33% आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा। काफी स्लाइड्स में प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अगली क्लास में सारी चीजें ध्यान से करेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। कितना है, 20:21 है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है भैया, सीपी और एसपी का जो है वो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 और 21। कहने का मतलब 20 रुपए वाली चीज को हमने कितने में बेच दिया है, 21 रुपए में बेच दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है यूनिट वाइज, 1 रुपए का। कितने रुपए पर, 20 रुपए पर। तो परसेंटेज कितना होता है, 5% होता है। गुणे में 100 की गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, यानी हमारा जो लाभ हो जाएगा भैया वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आर की आय, यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, अच्छा, तथा क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आर की आय जो है वो डिपेंड करती है, आर की आय जो है वो क्यू से डिपेंड कर रही है, और जो क्यू की आय है वो डिपेंड कर रही है पी की आय पर। उल्टा जाते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है। तो अगर मैं पी की आय 100 ले लूं तो क्यू की आय 20% यानी 120 हो जाएगी। 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, यहां से अगर जाओगे तो 20% बढ़ाना पड़ेगा। अगर 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% 20 होता है, 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर इसने क्या बोला, आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। तो भैया यहां से अगर आप जाओगे तो 30% अधिक, अच्छा 120 का 30% कितना होगा, 120 का 30% हो जाएगा 12 तिया 36। 120 का 30% कितना हो जाएगा, 120 का 30% हो जाएगा 120 गुणे 30/100, 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36। तो 120 में 36 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो आर की आय होगी 156, क्यू की होगी 120, पी की होगी 100। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आर की आय 156 है, जो पी की आय 100 से कितनी ज्यादा है। तो आर की आय पी से कितनी ज्यादा है, 56 ज्यादा है। और 56 कितने पर, 100 पर। अब आपको पता है 56 100 पर ज्यादा है, प्रतिशत के लिए गुणे में भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट बन जाएगा, 56% आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 56% आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, किसी संख्या के किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर
परिणाम 50 आता है, संख्या का मान क्या है? भैया अभी थोड़ी देर पहले जब प्रतिशत का एक क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप होल वैल्यू को 100% मान के चलेंगे। हर एक मान अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो कह रहा है कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50% आता है, तो वो संख्या कितने परसेंट है? 100% है। 100% में से 30% अगर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 70% बचेगा। उस संख्या के 70% में से कितना घटा दिया जाए? 40 घटा दिया जाए। 70% में से 40 घटा दिया जाए तो परिणाम हमारा कितना आ जाता है? 50 आ जाता है भैया। परिणाम हमारा कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। एक सॉरी 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 सॉरी, किसी संख्या के 30% में से 40% घटाने पर, अच्छा तो 30% में से घटाना है भाई, 70% नहीं, 30% में से 40 घटा देना। तो 30% में से 40 घटाने पर परिणाम कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। तो अगर मैं 40 को उधर लेके जाऊं तो 30% का मान 40 50 90 हो जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज? 30% का मान कितना हो गया? 90 हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, 30% का मान अगर 90 है तो ये 3 गुना है। तो संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। ये भी 3 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा आंसर? 300 आ जाएगा। वो संख्या कितनी थी? 300 थी। तो संख्या हमारी कितनी थी? 300 थी। क्लियर है ये चीज? फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। मैं मान के चलता हूँ संख्या हमारी कितनी है? 100% है। हर एक मान अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। मैं भी 100% हूँ, आप भी 100% है। हर एक मान अपने आप में 100% है। तो संख्या 100% थी। 100% का 30% से 40 घटाने पर, तो 30% से मैंने 40 घटाया, कितना आ गया? 50। -40 को उधर लेके जाओगे, 50 में जुड़ जाएगा, 90 आ जाएगा। 30% का मान 90 हो गया। भैया कितने गुना है? 3 गुना है। तो संख्या 100% है। 100% का भी 3 गुना कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नाव धारा का बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की गति पूछा हुआ है, तो धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में बोट है, बोट है प्लस स्ट्रीम है। तो धारा के अनुकूल जाएगी तो दोनों चालें जुड़ेंगी, धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल। अनुकूल जाने में चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल जाने में चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल जाने में चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोट की चाल से स्ट्रीम की चाल को अगर मैं माइनस कर दूं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए भाई, क्या पूछा हुआ है आपसे? आपसे पूछा गया है कि धारा की गति क्या है। तो धारा की गति निकालने के लिए आप ये देखें जरा, अगर मैं इन दोनों एक ही समीकरणों को जोड़ दूं तो बी एस से एस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बी और बी 2b आ जाएंगे, 2b भी आ जाएंगी भाई। 10 8 18 हो जाएगा। 10 8 18 को 2 से काट दोगे, बी का मान कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे भाइयों ये बताइए आप कि बी का मान अगर 9 है तो 9 में मैंने क्या जोड़ा होगा कि 10 आया होगा? तो भैया आप कहेंगे कि दादा एक जोड़ा होगा। तो जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि धारा और नाव की चाल जोड़कर दी गई हो और धारा और नाव की चाल घटा कर दी गई हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है, किसकी? धारा की चाल निकालनी है, तो मैं घटा के आधा कर दूंगा। 10 से 8 गया 2, 2 का आधा 1 डायरेक्ट। और अगर नाव की चाल देनी बतानी हो तो मैं जोड़ के आधा कर दूंगा। 10 8 18, 18 का आधा 9। मेरे ख्याल से काम समझ में आ रहा होगा। अगर बोट की चाल पता करनी है तो घटा के आधा, 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा 1। ना सॉरी, नाव धारा की गति पता करनी है तो 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा 1। अगर आपको नाव की गति पता करनी है तो जोड़ के आधा, 10 8 18, 18 का आधा 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वरना आप इक्वेशन बना के ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आ रही होगी, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, और ऐसे ही सीखते रहेंगे आगे तक, जब तक एनटीपीसी को पूरा का पूरा फोड़ नहीं देते, आरआरबी को पूरा फोड़ नहीं देते। आरआरबी में 100% स्कोर, मैथ के सेक्शन में 100% स्कोर जब तक नहीं आ जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या वो डायलॉग है मांझी द माउंटेन मैन का? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिंदु ए तथा बी तक जाता है।
65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। ए तथा बी तक जाने तथा वापस आने में व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो भैया इसको देखेंगे जरा। इसको देखने के लिए हम करते क्या है, इसको देखने के लिए हम करते हैं भाई, अच्छा एक चीज समझिएगा, एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिंदु ए तथा बिंदु बी तक जाता है तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम दूरी कितनी होगी, मिनिमम दूरी कितनी होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की। एक बिंदु से बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बात क्लियर हो रही होगी, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया है। अच्छा ऐसे केस में अगर आपको औसत गति निकालनी है तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई, 2xy x प्लस वाई। तो मैं देखूंगा तो 2 गुणे 55 गुणे 65 बटे में 55 और 65 जोड़ देंगे 6 5 11 120। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 55 का डबल 110 हो जाएगा, 110 गुणे 65 बटे बटे में 120, 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा। 65 एकम 65 का 5 ऐसे लगा 6, 65 एकम 65 715, 715 गुणे 12, 12 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, 12 पंजे 60, तो 12 छंग 72। अगर आप देखें अप्रोक्सीमेशन करें तो 12 छंग 72 60 से कम है वैल्यू, और 12 पंजे 60 50 वाली वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर आप देखें तो 60 से कम 50 से ज़्यादा, 60 से कम 50 से ज़्यादा, हमारा पहला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। दशमलव पूरा कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लेंगे। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक बंदा एक्स चाल से इधर जाता है और वाई चाल से वापस आ जाता है तो 2 बार में औसत गति निकल आएगी 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो पहली चाल थी 55, दूसरी थी 65, दोनों को जोड़ दिया 120 आ गया, 55 दूनी 110, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराया 715 बटे 12। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 12 छंग 72, अगर यहाँ 720 होता तो 60 बार में पूरा पूरा चला जाता, 60 से जरा सी वैल्यू कम है, और 50 से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही होगा। तो 60 से जरा सी वैल्यू कम देखोगे तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59.58। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शंस पे भी एक बारीक नजर रखेंगे, ऑप्शंस पे नजर रखेंगे तो क्वेश्चन जो आप हो सकता है 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व करने वाले हो, वो ऑप्शन की हेल्प से ही 15 से 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होंगी चीजें। हाँ ये देखिए, कह रहा है एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज है, निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपए बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि क्या है भैया। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने मूलधन कभी 100 ले लिया, मैं प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल को कितना परसेंट ले लेता हूँ, 100% ले लेता हूँ, तो जो साधारण ब्याज है वो केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, वो होता है दर और समय, आर और टी। आर मतलब दर और टी मतलब समय। अगर आपने मूलधन को 100% ले लिया है तो ब्याज किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, दर और समय पर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि मूलधन तो बदल नहीं रहा है, बदल क्या रहा है, बदल रहा है आपके ब्याज की दर। अगर एक साल में 4% बदली, देखिए यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4% ब्याज दर बढ़ गई, और कितने साल तक बढ़ी, 2 साल तक बढ़ी। तो टोटल ब्याज में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा, 4 दूनी 8% का चेंज आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि 8% का चेंज आ जाएगा, तो सर रुपए में कितना चेंज आ जाएगा, रुपए में चेंज कितना दे दिया है, 160 रुपए। अच्छा 160 रुपए जो बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे टोटल ब्याज में 8% ब्याज का मान ज्यादा है। तो मैं कह दूंगा कि 8% का मान ही किसके बराबर है, 160। रुपए बढ़ने का जो रीजन है वो क्या रीजन है, रुपए बढ़ने का रीजन ये है कि ब्याज दर को बढ़ा दिया गया। एक साल में अगर 4% बढ़ा दिया गया तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 8% ब्याज दर बढ़ने की वजह से ही 160 रुपए बढ़े, बिल्कुल कहा जा सकता है। कितने गुना है, 20 गुना है। अगर 8% 20 गुना है तो मूलधन 100% होता है, इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2000 रुपए। तो हमारा भैया मूलधन कितना था, हमारा मूलधन 2000 रुपए था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज में जब भी ब्याज के रुपए बढ़ते हैं तो ब्याज का रुपए बढ़ने का जो रीजन होता है वो यही होता है,
मूलधन या तो बदल दीजिए। अगर मूलधन आपने सेम रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उस केस में जो साधारण ब्याज की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी दर पर और समय पर। तो दर 4% की बढ़ी थी, समय हमारे पास 2 साल का था, 2 साल में दर कितनी हो गई, 4 दूनी 8%, 8% का मान कितना हो गया, 160 हो गया, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें नई सीखने की मिली होंगी, और जो चीजें अभी नहीं सीखने को मिली हैं वो आने वाले 30 से 40 क्लासेस के बीच में आपको सीखने को मिलेंगी। ये मेरा प्रॉमिस आपसे है कि अगर आप लगातार ये प्यार और सम्मान बना के रखेंगे, लगातार आप क्लास में आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन भी आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो आप एक चीज जरूर बोलेंगे कि सर मैथ के सेक्शन में हमने 100% स्कोर किया है, और उस 100% स्कोर में से भी 100% मार्क्स आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। आज जो भी त्रुटियां हुई हूँ, पहली क्लास थी, माफ कर दीजिएगा। आने वाली अगली क्लासेस में एक नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना।